सर जैसे आपने जब प्रदेश में कार्यरत थे तो उसके बाद रिटायर्ड होने के बाद आपने भाजपा का दामन थामा हुआ है, तो पहली बार आप उसके बाद पांगी घाटी आए हुए, तो सर पांगी की जनता को किस तरह का संदेश देना चाहते हैं सर? जी सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवादी हूँ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय श्री जगत नड्डा जी का, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजीत बिंदल जी का, और हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का कि मुझे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक के पद पर तैनाती दी प्रदेश स्तर पर। उसके बाद मैं पहली बार पांगी घाटी में आया हूँ। पांगी घाटी में हर वर्ष नवरात्र के दौरान मेरा आना होता है, और इस बार मैंने सोचा क्यों मैं यहाँ पांगी में हुई तो क्यों ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जा कर के जो अभी हमारा भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है उस अभियान की थोड़ी सी समीक्षा करूँ। और मेरे साथ श्री प्रकाश जी हैं, हमारे मंडलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पांगी मंडल, और साथ में हमारे कार्यालय सचिव श्री देवराज जी। मैं इनका धन्यवादी हूँ कि मुझे मौका दिया आपसे मुखातिब होने का। मेरी जैसा प्रकाश जी ने बताया कि सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का पांगी में बड़े सुचारू रूप से चल रहा है और काफ़ी एग्रेसिवली अभियान को चलाया जा रहा है, और अब तक करीब ऑनलाइन 1200 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, और करीब 3800 ऑफलाइन सदस्य बनाए गए हैं, और करीब 4500 से अधिक सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पांगी क्षेत्र में बन गए हैं, जहाँ पर वोटर्स की जो संख्या है हमारे वो करीब 15,000 है। करीब 25 से 30% जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पांगी घाटी में शामिल हो गए, जो कि बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और इससे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य से पांगी क्षेत्र के लोग काफ़ी सहमत हैं और चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, उसका जुड़ें और उस पार्टी की जो विकासात्मक नीतियाँ हैं और उनका लाभ उठाएं। और ये पांगी क्षेत्र हमारा जो अभी भी पिछड़ा हुआ है, और ये चंबा ज़िले का ही एक दुर्गम क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र है, और आप सभी जानते हैं कि चंबा क्षेत्र 112 भारतवर्ष के 112 सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक ज़िला है। इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, और पांगी क्षेत्र उनमें चंबा के जो 5 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें सबसे बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में पांगी का शुमार होता है। ये थोड़े से हमारे लिए थोड़ी दुख की बात भी है कि अब अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और कई मामलों में विकास के मामले में बाकी क्षेत्र काफ़ी पीछे हैं। विकास काफ़ी हुआ है, सभी पार्टियों ने किया, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया, लेकिन अभी भी कुछ मेन जो मुद्दे हैं, 3 जो एक आम आदमी को 3 सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ज़रूरी है अच्छा जीवन यापन करने के लिए। एक सड़क, बिजली और पानी। प्रकृति की तरफ से, प्राकृतिक उसकी तरफ से अगर देखा जाए तो आशीर्वाद प्रकृति का पांगी को पूर्ण रूप से मिला हुआ है। पानी की कोई कमी यहाँ नहीं है, और जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनकी यहाँ कोई कमी नहीं है। जलवायु बहुत बढ़िया है, कैश क्रॉप उगाने के लिए बहुत अच्छी जलवायु है। हर चीज़ के लिए ये टूरिज्म के हिसाब से बहुत खूबसूरत जगह पांगी है। लिटरेसी के हिसाब से पांगी के लोग बहुत आगे हैं, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रदेश में काफ़ी आगे पांगी क्षेत्र आता है लिटरेसी के मामले में। कुल मिलाकर सब चीज़ें ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से, वीक होने की वजह से अभी से सड़क से अभी भी 12 महीने की कनेक्टिविटी नहीं है। रोहतांग टनल बनाई गई है, लेकिन अभी भी जो हमारा डिस्टेंस किलाड़ से रोहतांग का मेरा प्रकाश करीब 150 किलोमीटर का है, उसमें करीब 70 किलोमीटर बहुत दुर्गम क्षेत्र आता है। आप शौर से लेकर के थिरोड़ तक का जो पोर्शन 60-70 किलोमीटर का पोर्शन अभी भी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है। और सबसे विचारणीय बात यह है कि ग्रेफ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी ये सड़क बना रही, मेन रोड जो पांगी वैली की है, जम्मू से लाहौर गाँव में जोड़ती है, इस सड़क पर काम जो है वो उस शिद्दत से, उस सीरियसनेस से नहीं हो रहा जिससे होना चाहिए। जब मैं पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी था तब भी मैंने बीआरओ के लोगों से बातचीत की थी कि भाई आप कम से कम जो वैली के अंदर पार्ट रोड है, किलाड़ से लेकर के पुर्ची तक और साज से लेकर के शेजू तक, ये जो मेन वैली को कनेक्ट करता है, और दरवाज से लेकर के सुराल तक, इन सड़कों को दरवाज से सुराल तक तो स्टेट रोड है, पक्का रोड है। सेजू वाला रोड
PMGSY में अभी वाइडन हुआ, पक्का हुआ, वो भी स्टेट रोड है। इनकी स्थिति तो अच्छी है, लेकिन जो मेन रोड है उसकी दशा बहुत ज़्यादा शोचनीय है और बहुत बुरी कंडीशन में ये रोड अभी भी है। 30 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, 35 वर्षों से अभी भी वैसी उसी कंडीशन में है। तो प्रार्थना मेरी प्रदेश सरकार से रहेगी और BRO से रहेगी, इस पे तुरंत काम शुरू किया जाए और प्रदेश की जनता को जो परेशानी होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क भी अभी बहुत वीक है। सिर्फ किलाड़ में ही आपको नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है, बाकी क्षेत्रों में नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं। क्योंकि अभी मैं करीब 4 दिन हिलौर में रह के आया, 2 दिन शौर में रह के आया, इवन मिंदल में आकर के, साच में भी आकर के कनेक्टिविटी की समस्या है। तो प्रार्थना रहेगी कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाए। आदरणीय मोदी जी हर मंच से पीछे उन्होंने जो अभियान भारत सरकार ने चलाया मोदी जी की अध्यक्षता में कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करनी है, उससे हम और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 है डिजिटल ट्रांजैक्शन। लेकिन पांगी के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा, जहाँ सबसे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत रिमोट क्षेत्र में रहते हैं। अब वो साच से या शेचू से बंदा किलाड़ सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए आए, सोचिए उसका कितना खर्चा होता है, पूरा दिन उसका बर्बाद हो जाता है। एक तो सड़क की समस्या, और उसको साच से किलाड़ पहुँचने में मात्र मेरे ख्याल 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर और 1 घंटे से ज़्यादा समय लगता है। बताइए, इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में सड़क पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जितनी यहाँ पर है। तो प्रदेश सरकार से प्रार्थना रहेगी कि इस स्थिति को वहाँ पर इसको मद्देनजर रखते हुए इस सड़क को अपग्रेड किया जाए। और मेरी तभी बाकी पांगी के हमारे सभी वोटर भाई, पांगी के सभी हमारे भाई बहनों से, बुजुर्गों से अपील है कि इस सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में तो अभी शासन कर रही है और उनसे मामला उठा करके उनकी जो नीतियां हैं उनका लाभ यहाँ उठाया जाए और ग्रेफ या BRO के साथ केंद्र सरकार जो है मामले को उठा करके ये जो पैच हमारा बीच का बचा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोगों को ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस से घर जाने के लिए, किसी एम्प्लॉई को या किसी ग्रामीण क्षेत्र किसी व्यक्ति को अगर अपना काम करवाना, ब्लॉक हेडक्वार्टर आना है तो इसी सड़क के माध्यम जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा समय और सबसे ज़्यादा परेशानी उसको इसी में होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको तुरंत ग्रेफ अगर एड्रेस करें तो बहुत ज़्यादा फायदा लोगों को होगा। और दूसरा कारण ये है कि आप लोग पूछते हैं, हमसे कई बार पूछते हैं कि भाई भाजपा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य क्यों बने, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि साहब ऐसा है कि प्रदेश सरकार की स्थिति जो अभी कांग्रेस की हो रही है, देखिए अब तक भाजपा की सरकारें पिछले इंडिपेंडेंस के बाद कितने बार रही, आप सभी जानते हैं। शांता कुमार जी की 2 समय रहे, डूमर साहब 2 बार रहे, जयराम जी 1 बार रहे, और उसके बाद कांग्रेस, बाकी सब समय कांग्रेस सरकार रही। तो ये जो दुर्दशा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनी हुई पांगी की, इससे कौन जिम्मेदार हो सकता है? जो अधिक समय सरकार रही उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है, ज़्यादा जिम्मेदारी शेयर उनको लेना चाहिए। और आज भी वो एड्रेस इशू नहीं हो रहा, दूसरी समस्या है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़ें और केंद्र सरकार पे दबाव बने कि भाई हमारी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो इनका ध्यान केंद्र सरकार करे, हमारा प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाए। जैसे आज पांगी कल्याण संघ की बैठक में हम सब लोग मिले थे और सबने ये विचार बनाया, सब सहमति बनी कि दिल्ली जाकर के केंद्र सरकार से बात किया जाए और इन ज्वलंत मुद्दों का समाधान किया जाए। और दूसरा, एक प्रदेश सरकार और तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा हमारा ऑप्शन कोई दूसरा बनता नहीं। कांग्रेस सरकार आप देख ही रहे हैं क्या करें, किस तरह की स्थिति है। प्रॉमिस कर दिए गए, वायदे करें 1500 महिलाओं को मिलेंगे, आज तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पेंशन 10 तारीख को मिल रही है। अब आज भी अखबार में पढ़ रहा था, ये मैसेज देख रहा था मैं कि करीब मेरे ख्याल 800 करोड़ रुपये चाहिए सरकार को, लेकिन अभी है नहीं उनके पास पैसे। अब ये हाल हो गया है कि सरकार के 800 करोड़ रुपये 500 करोड़ रुपये नहीं है, वो क्या स्थिति बन गई है। अच्छा, फिर जब स्थिति आ गई है, आप देख रहे हैं अपनी आपकी पॉलिसी की वजह से ऐसा हो गया, तो लेकिन उसके कदम तो उठाओ सर। अब मैं थोड़ा सा एक इंडिकेट करना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार जो अभी प्रेजेंट सरकार है, इन्होंने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जितने प्रयास थे करने चाहिए वो नहीं कर रही है। रेवेन्यू बढ़ाने, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अब केंद्र सरकार की बैसाखियों के सारे अब कब तक जिंदा रहेंगे, हमको अपने रिसोर्स भी बढ़ाने चाहिए, हम अपने भी इनकम बढ़ानी चाहिए। तो मेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो हमारा है, जिसमें कि जिस विभाग के माध्यम से रेवेन्यू आता है, 65 to 70% रेवेन्यू आता है, वो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। आज मैं भाजपा कार्यालय पांगी के मंच के माध्यम से एक मुद्दा उठाना चाहूँगा, ज़्यादा बात नहीं करूँगी इस बात में, सिर्फ एक इंडिकेशन देना चाहूँगा प्रदेश की जनता को और पांगी की जनता को भी कि इस सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इंटरेस्ट के अगेंस्ट पॉलिसी है और इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए था इन लोगों को। और ये पॉलिसी जो है ठेकेदारों के हक में पॉलिसी है, रेवेन्यू इंटरेस्ट में कम पॉलिसी है। कई कारण है इसके, मैं बाद में जब मौका मिलेगा तब बताऊँगा। और पिछले वर्ष भी इन्होंने ऐसे ही किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे थे कि देखिए हमारी रेवेन्यू पिछले साल की जो पॉलिसी थी उसमें हमने 45% ग्रोथ कर ली।
इनको ये पूछो कि इस साल क्या परसेंटेज ग्रोथ, कोई नहीं बता रहा, कोई चर्चा नहीं कर इस साल का। मात्र जो उनकी पॉलिसी में जो ग्रोथ दिखाई गई है 8%। तो एक साल आप 45 ले रहे हैं, उस बार क्या हुआ आप जानते हैं एक्साइज में क्या होता है, ठेकेदारों को बोलवाना रहता है, ठेकेदार का इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसी को। ये आदमी की, ये जो मिनिस्टर है या विभाग है या सरकार है, कैबिनेट पॉलिसी अप्रूव करती है, उनको देखना है कि भाई रेवेन्यू के इंटरेस्ट में कौन कौन सी पॉलिसी में प्रोविजन करने हैं। जैसे पिछली बार इन्होंने जो पॉलिसी बनाई पूरी ठेकेदार ओरिएंटेड थी। हमारे करीब 500 के 400 से 500 के करीब हिमाचल प्रदेश के लोकल हमारे छोटे छोटे ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों को बाहर कर दिया गया और बड़े बड़े भारी भरकम ठेकेदार ले आए और ये ठेकेदारों ने पॉलिसी बनाई है। और एक एक जिले को एक एक ठेकेदार ने ले रखा है प्रॉक्सी से भी, अपने खुद भी आए आगे और अपने साथ में रिश्तेदार, भाई बंधु, भाई बेटा सब उनको लगा के पूरा जिले को उन्होंने कवर कर लिया है। एक तो हमारे 500 बंदे बाहर कर दिए। अब उसका फ़ायदा क्या होता है, जो 400-500 लोग होते थे उसका फ़ायदा ये होता था कि एक जिले में कम से कम 10, 15, 20, 25 ठेकेदार होते थे। क्या करते थे वो कि वो अपने अपने क्षेत्र को मार्क करते थे। स्मगलिंग की प्रवृत्ति, जो आज नशा की बात आज कल्याण संघ की बैठक में भी हो रही थी, उसके ऊपर अंकुश लगता है। क्यों? क्योंकि आपका एक क्षेत्र ये है, दूसरे पड़ोसी क्षेत्र ये है, कंपटीशन होता है, तो आप जो स्मगलिंग उसको अलाउ नहीं करने देंगे, गलत दारू उसकी एक पकड़वा देंगे। तो आपसी कंपटीशन में क्या होता था, सरकारी रेवेन्यू सिक्योर रहता था और स्मगलिंग की जो प्रवृत्ति है हिमाचल प्रदेश में वो भी कम होती थी और नशा निवारण का काम उसमें चलता था। और दूसरा उस पॉलिसी में ये खामी थी कि उन्होंने, आपको शायद मालूम होगा कि 2007 में जब शायद कांग्रेस सरकार ही थी उस वक्त, तो उन्होंने एक पॉलिसी लाई, नई चेंज लाई पॉलिसी में। वो चेंज लाई अलॉटमेंट बेसिस पे ठेकों की आवंटन करना। अलॉटमेंट क्या होती है कि भाई आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे ठेके बढ़ते एक जिले में। उसका कारण क्या था अलॉटमेंट पॉलिसी बनाने का, थोड़ा सा इसमें जाए, बाद में करूँगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कारण उसका ये था कि भाई बड़े बड़े ठेकेदार आते थे पूरे। मैं जब शायद डिप्टी कमिश्नर था, हाँ बिल्कुल था, जब मैं तो बिलासपुर में रहा, मंडी में रहा, तो पूरे जिले की बोली होती थी। तो उसमें क्या होता था, क्योंकि बड़ा जिला होता है, करोड़ों की बोली होती थी, उसमें छोटे लोग आ नहीं सकते, पैसा नहीं होता, कहाँ से आएंगे, बड़े बड़े ठेकेदार थे। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आप बड़े बड़े लोग कंपटीशन करते थे और किसी भी तरह से किसी भी दशा में वो ठेका अपने नाम पे करना चाहते, पूरा का पूरा जिला ले लेते थे। लेकिन पोटेंशियल से कई बार ज़्यादा ले लेते थे। लेकिन फिर क्या होता था, पूरे जिले पे कब्जा कर लेते थे तो पूरा राज हो गया जिले में। फिर क्या होता था कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि पड़ोसी जिले में कोई स्मगलिंग कर रहा है, कुछ हो रहा है, उसकी वजह से रेवेन्यू नहीं आता था। और बोली बहुत ज़्यादा दे देंगे, जैसे 100 करोड़ की बोली दे दी, लेकिन रेवेन्यू पोटेंशियल 85 करोड़ का है, 15-20 करोड़ का घाटा हो गया। तो उस घाटा को कवर करने के लिए फिर वो स्मगलिंग करते थे, इलीगल दारू बेची करते थे और मारपीट होती थी। और मैंने कई बार थे। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती थी, रेवेन्यू नहीं आता था, सरकारी रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू सिक्योर होता ही नहीं था, तो रिकवरी रहती थी कई बार, पर लंबे साल, कई सालों तक रिकवरी रहती थी। उसको देखते हुए सरकार ने सोचा कि अपना रेवेन्यू सिक्योर करो, तब ये पॉलिसी लाई 2007 में। तो इस पॉलिसी में क्या हुआ, छोटे छोटे ठेके करके एक जगह एक डेट निश्चित हो जाती थी, वीडियो कैमरा लगे रहते थे, एम्प्लॉयज़ ऑफिसर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और बाकी लोगों की अध्यक्षता, मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अलॉटमेंट का प्रोसेस चला जाता था। ठेकेदारों को कहा जाता है जो छोटे छोटे ठेका, छोटा उसका एरिया, उसकी कीमत जो है डिपार्टमेंट डिसाइड करता था कि इतना पोटेंशियल है। डिपार्टमेंट सारा डेटा होता कि पिछले साल इतना आया रेवेन्यू, इस बार हम 15%, 20% ग्रोथ लेंगे, ये रेवेन्यू हो जाएगा। लिकर की बॉटल का रेट होता है, करते सब कुछ। तो अलॉटमेंट होती थी ट्रांसपेरेंट तरीके से, वीडियो कैमरे के सामने होती थी, पर्चियाँ डाली जाती, सब पर्चियाँ मिक्स कर देते, एक अधिकारी उसको उठाता था, जो पर्ची निकल गई उसको ठेका मिल जाता था। कोई घपला नहीं, कोई कंपटीशन, कोई झगड़ा नहीं होता था। ठीक है जी, पर्ची पड़ेगी, मेरा निकलेगा होगा। चलिए ये तो लंबी बात है, बाद में करें। उससे क्या हुआ, 2007 से लेकर 2017 तक, मेरे ख्याल से 17 तक ये प्रैक्टिस चलती रही। बीजेपी सरकार में चली, कांग्रेस पिछली सरकार, कांग्रेस पिछली सरकार जब राजा बीरबल सिंह सरकार थी, उनको फिर ख्याल आया, कुछ लोग इनके आए ठेकेदार, शायद ज़्यादा शायद मोटिवेट किया हुआ, किस लेवल में मोटिवेट मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो बड़े बड़े ठेके कर दिए और फिर ऑक्शन कर दिया, अलॉटमेंट हटा कर दी और उसमें फिर रिकवरी जो है 2018 में बीजेपी सरकार में एक्साइज सेक्टर बना, 200 करोड़ रुपये रिकवर रह गया। अब भी उसमें से रिकवरी बाकी है। तो जो 45% लास्ट ईयर में ग्रोथ दी थी, उसकी रिकवरी अभी बाकी है। इनको ये पूछा जाए कि भाई रिकवरी करने कितने पैसे बचे, आप कह रहे हैं 45% ग्रोथ दी, तो अब रिकवरी कितनी हुई है। एक दूसरी बात इन्होंने क्या कि पिछली बार इन्होंने जो एक, आप जब अलॉटमेंट करते हैं या कीमत तय करते हैं, क्योंकि जब एक्साइज एक ऐसा मैटर है जिसमें हर चीज़ कंट्रोल में डिपार्टमेंट, लिकर की बॉटल की कीमत क्या होगी डिपार्टमेंट तय करता है। अच्छा, जो फैक्ट्री से आएगी उसकी कीमत क्या होगी, कितने पे आएगी, क्या टैक्स लगेगा, सब डिपार्टमेंट तय करता है। बोतल वहाँ से चलेगी, उसका परमिट इशू होता है, ट्रक का परमिट इशू होता है, तब जाके कहीं पहुँचे, पूरी निगरानी में आती है। ठीक है जी, तो पूरा रेगुलेटेड है। आप हैरान होंगे, इस साल, इस वर्ष की पॉलिसी में भाई लोगों ने MRP हटा दिया। अब आप एक पेन लेते हो ना, कोई चीज़ लेते हो, कोई सामान लेते हो, किताब लेते हैं ना, इस पर MRP छपा होता है।
है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अनरेगुलेटेड आइटम है, कोई चीज़ अनरेगुलेटेड आइटम है जिसको कि आप कहीं से भी कभी ले सकते हो, उसके ऊपर MRP होता है ताकि ग्राहक जो ठगा ना जाए, भाई इतना है इससे अब अधिक नहीं ले सकता, उसको मार्जिन दिया होता है उसे जाने। लेकिन इस बार की पॉलिसी में आपको हैरानी होगी, MRP है ही नहीं। रेगुलेटेड आइटम में पूरी की पूरी आपके कंट्रोल में MRP नहीं, मौज लगी हुई है। मनाली जाओ, कुल्लू जाओ, मंडी जाओ, कहीं भी जाओ, आप मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। तो टूरिस्ट चले जा रहे हैं, टूरिस्ट में हमारी बदनामी हुई, प्रदेश की बदनामी हो रही है, लूट मची हुई हर जगह, और रेवेन्यू आ रहा 8%। बताइए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जस्टिफिकेशन बनती है कि लोग जो है भाजपा का सदस्यता ग्रहण करें और भाजपा से जुड़े, मेरा मानना ये है। और इसको मुद्दे को उठाएं, प्रदेश के लोग उठाएं मुद्दे को भी। आप लोग ये कहते थे, एक तो हमारे लोगों को आपने बाहर कर दिया, ऊपर से रेवेन्यू भी नहीं आ रहा। और पिछले वर्ष की पॉलिसी में इन्होंने क्या किया, कोटा का प्रोविजन हटा दिया। क्या होता है, कोटा फिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इतनी रेवेन्यू आएगा, इतने लेकर बिकेगा, और फिर एक ठेकेदार को कोटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कोटा इसलिए जरूरी है, वरना कोटा फिक्स नहीं करेंगे तो स्मगलिंग करेंगे, उसने आपको पैसे दे देने। लेकिन दारू दूध बेचेगा पंजाब से या कहीं से लाएगा। चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ऐसी जो स्मगलिंग का काम करती है। वो क्या एक्साइज देती नहीं है, एक्साइज बहुत ज़्यादा होती है, कई बार 80%, 70%, 100% एक्साइज होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी होती है। तो वो जब बगैर एक्साइज के दारू लेकर जाता है या शराब से जाती है तो सारा पैसा उसको बच जाता है, तो ये बेचते हैं। अभी भी ये प्रैक्टिस है, जब MRP आपने रखा ही नहीं है, अनलिमिटेड प्राइस वसूल किया जा रहा है, कंज्यूमर को तो नुकसान है ही है, टूरिस्टों को भी नुकसान है, उससे हमारी बदनामी हो रही है। तो और नशे का स्मगल्ड आइटम आ रही है, उससे नशे का बदनामी हो रही है। तो ये है जी। दूसरा, हाइड्रो की बात हो रही थी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में क्योंकि अब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार को पैसे चाहिए, और रेवेन्यू का दूसरा तरीका ये होता है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएं अपने क्षेत्र में। इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जैसे सेब का काम है, बाकी काम है, गतिविधियाँ होंगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पैसा आएगा, लोग सामान खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, GST देंगे, है ना जी, सेल टैक्स देंगे, जो भी है टैक्स देंगे। कंजम्पशन जब होती है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। आपने यहाँ जो हमारे यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, NHPC को दिया था, SGVNL को दिया था, प्रोजेक्ट वो सब छोड़ के चले गए, प्रोजेक्ट बनाए नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पॉलिसी लाई है, नई पावर पॉलिसी। दो बड़ी परेशानी उस पॉलिसी में है कि जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे हमारे, जो प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट थे, जैसे SGVNL को प्रदेश सरकार ने दिए थे, वहाँ पर इन्होंने फिर प्रीमियम डालना शुरू कर दिया। भाई जब अलॉटमेंट हुई थी, बिडिंग हुई थी, तब तो प्रीमियम कंडीशन नहीं थी। आज आपने प्रीमियम कैसे लगा दिया? अब इस पांगी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, रोहतांग टनल बाद में नहीं, लोगों ने छोड़ दिया प्राइवेट सेक्टर पर जो प्रीमियम दे रहे थे। आपने SGVNL को दिया, आपने उनको प्रीमियम देने, अलॉटमेंट के बाद आप प्रीमियम कंडीशन लगा रहे। कौन बनाएगा? उनकी DPR, उनके जो फाइनेंशियल जो अरेंजमेंट था सारा गड़बड़ा गया। आज वो काम नहीं हो रहा, सारे बेरोजगार बैठे हमारे 5 किलो। तो क्या जिस चीज़ बनती है, इनको पता ही नहीं है कि पॉलिसी कैसे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे बनती है। उत्तराखंड में अजय प्राइवेट सेक्टर जो छोटे छोटे हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ, उनको टैरिफ नहीं दे रहे। जो बिजली खरीदना है, खरीद का जो रेट है वो इतना कम कर दिया उन्होंने। अब वो जो वाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मशीन की कॉस्ट बढ़ गई है, सीमेंट, रेता, बजरी, मैन पावर की कॉस्ट बढ़ गई है। तो जब कॉस्ट बढ़ गई है तो नेचुरली यार जो आदमी पैसे 100 करोड़ लगाएगा तो वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू आएगा, उसी लगाएगा ना। वो इसलिए थोड़े लगाएगा कि आपके यहाँ डुबाना मैंने पैसे, मैं लूट जाऊँगा, डूब जाऊँ, इसलिए तो लगाएगा पैसे, उसको कुछ पैसा होना चाहिए। अब उत्तराखंड में रेवेन्यू टैरिफ जो है, जो आप बिजली बनाते हो, 7 रुपये 90 पैसे, 7 रुपये ऊपर है, यहाँ 5 रुपये कुछ पैसे। कौन बिजली में पैसे लगाएगा? सारे पावर प्रोजेक्ट बंद हो, कोई नहीं लगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई। इसी तरह से कई और एग्जाम्पल हैं जिसमें, अच्छा महिलाओं को 1500 देना, वो तो खैर मिल ही नहीं रहा। दूसरा एक चीज़ और बताऊँ आपको याद होगा कि भाई 2 रुपये किलो गोबर खरीदने बोल रहे थे ना। आप मेरे को ये बताओ, पांगी में किसके पास सरप्लस गोबर है जो बेचेगा? आपको गोबर खुद चाहिए भाई, आप खुद खाद लगा रहे हैं, खेत नहीं है, गाय नहीं है, तो आप गोबर, चलो खेत तो छोड़ दीजिए, जिनके पास खेत हैं खरीदने की दे रहे हैं गोबर सरकार, उल्टा चाहिए उनको। एग्जैक्टली वो क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी जो पॉलिसियां हैं, जो पॉलिसी मेकर की है, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो, उनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं। पांगी है, यहाँ भी लोगों को गोबर चाहिए। शिमला में मैं रहता हूँ, शिमला मेरा बगीचा है, वहाँ पे किसान पंजाब हरियाणा से बाहर से हज़ारों टन खाद मंगाते हैं। अब ये क्या प्रॉमिस हो गया, हमने 2 रुपये किलो गोबर देंगे, ये भी पता नहीं गीला खरीदेंगे या सूखा खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे कोई पता नहीं, कहाँ डालेंगे कोई पता नहीं, पर देगा कौन आपको? ऐसी पॉलिसी क्या है? कोई नहीं देगा। फिर बीच में भी अशोश आया था कि हम 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, 80 रुपये लीटर, वो तो बीच में चुप पता लग गया उनको, यार 50-40 रुपये मिल रहा है बाहर, तुम 100 रुपये कहाँ से खरीदोगे? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूध को ऐसी आइटम नहीं, आप 1 घंटा रखो 30 डिग्री पर खराब हो जाएगा। दूध ले करके उसको ठंडा करना पड़ता है, उसकी पैस्चराइजेशन करनी पड़ती है, तब जाके उसके प्लांट लगते हैं। कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास? ना प्राइवेट सेक्टर में, ना सरकारी सेक्टर में। तो इतनी इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, वो जो पॉलिसियाँ बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और लोगों की जो असली मुद्दे हैं ग्राउंड लेवल पे, उन मुद्दों को एड्रेस नहीं करती, मेरा पॉइंट है। तो
तो मेरी बात थोड़ा सा आज के लिए, और दूसरा पांगी क्षेत्र में जो मैं आया हूँ आजकल, पिछले 2-3 वर्षों से 2-3 वर्षों से मैं देख रहा हूँ कि सड़कों का हाल और ख़राब होता है। हमने पांगी में क्षेत्र में जब मैं सेक्रेटरी पीडब्ल्यू था 2 सड़कें प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना के तहत अवार्ड कराई थी, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी ख़राब हुई है, उसके बारे में उनको विचार करना चाहिए। 2 साल से ये लोग लगे हुए हैं, कम से कम तो देखें तो क्वालिटी चेक करें। और BRO वाली सड़क का तो हाल बहुत ख़राब है ही है, इनको संज्ञान लेकर के इसके ऊपर काम करना चाहिए। और सुना ये भी गया कि बजट ही नहीं है बीडब्ल्यू के पास, स्टाफ की पोजीशन जस्ट की तस पड़ी है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पांगी क्षेत्र में लोगों को आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, लेकिन आपके इकोनॉमिक कंडीशन डेवलप करने के लिए कुछ है नहीं, आपका ठेकेदारी के अलावा कोई काम नहीं। आलू हो रहे हैं, लोगों की अपनी मेहनत है, सरकार का कोई रोल नहीं उसमें। ये चिप्स वाले आलू जो है जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं, ये भी प्राइवेट एंटरप्राइज है, सरकार का तो कोई रोल नहीं उसमें। लेकिन सरकार का रोल कहाँ बनता है कि यहाँ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इक्विप करें, यहाँ अच्छे अच्छे अफसर भेजें, अधिकारी भेजें। ये जो नई स्कीमें हैं सरकार की, केंद्र सरकार की जो सब्सिडी की योजना है, उनको पॉपुलराइज करें, यहाँ लोगों को बताएं। यहाँ आज के ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, सेब है, अखरोट है, नाशपाती है। मैंने कल ही परसों बता रहा था गाला फ्रूट कहीं चौर में हमारे किसी रिश्तेदार जी के यहाँ था, वो उसको टेस्ट किया, ज़बरदस्त है। आज अगर गाला मिले मार्केट में 3,000-3,500-4,000 रुपये की पेटी बिके। तो पांगी क्षेत्र जो है किन्नौर के बराबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ सकता है, तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर के माध्यम से आ सकता है। सड़कें बना लीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, लेकिन जब तक खेत में कुछ उगाएंगे नहीं, जब तक बिजनेस नहीं होगा, जब इंटरप्राइज नहीं होगा, तब तक ये आर्थिक स्थिति हमारी डेवलप नहीं करेगी। तो मेरी प्रार्थना यही है कि आप सभी जो है हमारे इस क्षेत्र में, और मेडिकल स्टाफ का स्थिति ठीक नहीं है, ये भी पता लगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचरों की स्थिति ठीक नहीं है, तो जब तक ये चीज़ें एड्रेस नहीं होंगी तो मुझे लगता नहीं है कि ये सरकार जो है इसमें को जो है इस सरकार को जनता का जो सपोर्ट है वो हासिल है। और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान में हमें और ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, और पांगी वैली की जो टिपिकल हमारी समस्या है उनके बारे में सरकार को, प्रदेश सरकार तवज्जो देनी चाहिए। और क्योंकि अब बहुत समय हो गया और हमारा प्रयास और भी रहेगा, बाकी और फ्रंट पे इन चीज़ों को उठाएंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो बिजली की समस्या है। तो जो बिजली का जो प्रोजेक्ट जो था, सबस्टेशन बना हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन 11 kV बनी, पूरी वैली कवर्ड है उससे। तो एक बिजली का प्रोजेक्ट जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, APDRP के तहत आया था, शायद केंद्र सरकार से पैसा आया था, उस पैसे को दोबारा ले करके वहाँ से ये जो केबल 33 kV की सतरुंडी से प्रेग्राम तक आनी है, उस प्रोजेक्ट को भी प्रदेश सरकार सीरियसली संज्ञान लेकर के एग्जीक्यूट करे, तो 6 महीने के अंदर बिजली हर गांव में पांगी में 24 घंटे आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, थोड़ा और बना दिया जाए तो इसमें मतलब बजट की उपलब्धता है, इनके पास इक्विपमेंट मटेरियल इनके पास पड़ा हुआ, अगर उसको एग्जीक्यूट करें, सिर्फ ये 1 महीने का काम है। 10 या 15 किलोमीटर केबल अंडरग्राउंड बिजली है, अगर वो काम हो जाता तो बिजली की समस्या है ही नहीं पांगी में। ये बनाई गई समस्या, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, बिजली बोर्ड को ध्यान नहीं दे रहा। हमने प्रयास किया था, हम ही बेस्ट प्रोजेक्ट लाए जब मैं मेंबर था, लेकिन अगर इसको काम, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं, आज शुरू करते हैं, कम से कम 10 साल है हाइड्रो। आपने देख लिया 200 किलोवाट का प्रोजेक्ट कितना लंबा। तो सबसे आसान सोल्यूशन हमारे पास ये है, जो कि तुरंत हर जगह गांव में हर घर में बिजली पहुंचा सकता है, वो यही प्रोजेक्ट है कि वहाँ हमारे यहाँ 132 kV का कोटसला में सबस्टेशन है, वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन सतुड़ी तक आए, वहाँ से केबल बिछाए अंडरग्राउंड, और प्रेग्राम तक प्रेग्राम ट्रांसमिशन यहाँ सबस्टेशन बना हुआ है, इसको मैच करके हर घर में बिजली पहुँच जाएगी। बिजली का नेटवर्क बिछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वायरिंग सब जगह हाई वोल्टेज लाइन जो है ट्रांसमिशन लाइन बिछी हुई है। तो मेरे क्या यही आप लोगों से मैं प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से पांगी जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी डिमांड के बारे में सजग हो जाइए और सशक्त तरीके से अपनी डिमांड प्रदेश और केंद्र सरकार रखें। हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा और बीजेपी के सदस्य अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जैसे सर आप प्रशासनिक सेवाओं में काफी समय का अनुभव रहा है सर। जी। जैसे अभी प्रदेश में जो आर्थिक संकट पड़ा हुआ सर, उसका जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री लाहौर मंच से जो है लगातार बोलते आए हैं कि इसका मुख्य कारण जो है भूतपूर्व में रही सरकार भाजपा है, तो इसका क्या देखिए ऐसा है, ये ब्लेम और काउंटर ब्लेम चलते रहते हैं। अब इनसे अभी अपने झूठे वादों के बारे में जो वादे इन्होंने किए लोगों के साथ, वादे उनको पूरा तो कर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि लोन लिया गया, बीजेपी सरकार द्वारा लिया गया। तो इससे पहले जो वीरभद्र सिंह सरकार थी उन्होंने क्या किया? हर जगह रेकलेसली इंस्टीट्यूशन खोले उन्होंने, कहाँ खोले? जहाँ 2 छात्र थे, 3 छात्र, वहाँ उन्होंने भी तो खोले, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोन लिए। अब सिर्फ बीजेपी सरकार को ब्लेम करना ठीक नहीं, उससे पहले की कांग्रेस सरकार है वो भी तो ब्लेम की जा सकती है। उनका भी यही कार्यक्रम रहा, हर कहीं कॉलेज खोल दिए, जहाँ स्टूडेंट नहीं भी है वहाँ भी खोल दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो असली सही इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्चा नहीं किया गया। तो रेकलेस एक्सपेंडिचर हर सरकार ने किया है, बीजेपी क्यों ब्लेम किया जाए इसमें? जयराम जी सरकार में
केंद्र से हम काफ़ी मदद लेते थे, अच्छे से प्रोजेक्ट बनते थे, मल्टीलैटरल फंडिंग से हम प्रोजेक्ट, जैसे हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट है, मुझे मालूम था कि हॉर्टिकल्चर में पैसे नहीं आएंगे, चाहे ये कांग्रेस सरकार में आए, लेकिन एग्जीक्यूटिव मेनली ये बीजेपी सरकार में हुआ। तो हमने उसमें 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया हॉर्टिकल्चर में, क्योंकि पौधों की जरूरत थी, पौधे बदलने थे, रूट स्टॉक के पौधे लाने थे, सीलिंग हटानी थी, तब जाके इस समस्या का समाधान होना था। लेकिन हमारे पास बजट नहीं था, तो हमने केंद्र सरकार से बात की। केंद्र सरकार, आज भी कोई नहीं रोक रहा उसको। अगर कुछ सरकार या प्रदेश कांग्रेस सरकार डिसाइड करती है कि हम प्रायोरिटी सेक्टर्स में जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो मल्टीलैटरल फंडिंग या बायलैटरल फंडिंग के लिए प्रपोजल भेजती है और पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखती है, तो मुझे लगता नहीं केंद्र सरकार उसमें मना करेगी। 90% उसमें ग्रांट है, जो मल्टीलैटरल फंडिंग प्रोजेक्ट है, विदेश बैंक, विश्व बैंक से आता है या एडीबी से जो पैसा आता है, उसमें 90% ग्रांट है, क्योंकि हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सिर्फ ब्लेम करने से ही बात बनती है। इनकी अपनी पॉलिसियाँ देखें, ये देखें कि कच्चा क्या कर रहे हैं ये। और इन्होंने पेंशन भी एम्प्लॉय की बहाल की है, जब बहाल की थी तो इनको मालूम होना चाहिए था ये सुलझे हुए राजनेता है ना। ये तो ऐसा तो है नहीं अनुभवहीन है, इनको मालूम था कि भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, फिर उन्होंने वादे किए जो इनसे पूरे नहीं हुए, तो अब ये ब्लेम करना चाहिए। तो मेरी प्रार्थना ये है कि पॉलिटिकल लोगों को भी वायदे वही करने चाहिए जो कि वो निभा सकते हैं, जो प्रैक्टिकली आप में रिसोर्स उपलब्ध है। तो या फिर इनके पास अब रिसोर्स जनरेशन क्या किया उन्होंने, वाटर सेस लगा दिया। क्या हुआ वाटर सेस का, कोर्ट ने उड़ा दिया, गया कि नहीं वाटर सेस, कहाँ गया? पूरी एक कमीशन बना था, ये डिसाइड करेंगे। वाटर सेस उन पे भी लगा रहे थे प्रोजेक्ट पे जो बेचारे पुराने प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं, उन पे वाटर सेस लग रहा है। नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, उन्होंने बिडिंग उस ग्राउंड पे की कि वाटर सेस नहीं लगेगा, नहीं है, था ही नहीं वाटर सेस, वो लगा दिया उन्होंने। अब वो भी प्रोजेक्ट भी नहीं आए। इनको तो इनका हाल ये है कि जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, ये उसको खाने नहीं खाते, उसको मार देते। भाई रेवेन्यू आएगा कहाँ से? कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रदेश में होगी तो रेवेन्यू आएगा, टैक्स के रूप में रेवेन्यू आता है। मैं कह तो रहा हूँ कि एक्साइज पॉलिसी की बड़ी बातें हो रही थी कि जी हमने 45% ग्रोथ लास्ट ईयर दी है, उसमें कैसे दी मुझे मालूम। एक ठेकेदार ने पूरा जिला संभाल लिया और 100 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा बना लिए होंगे, क्योंकि वो चाची की और उस पर वो कोटे और कंडीशन नहीं है। अब रिकवरी पूछो कितनी है, रिकवरी देने को बहुत ज़्यादा। इस साल ग्रोथ क्यों नहीं आया? पिछली बार 45 आए, इस बार कहाँ की ग्रोथ? 8% क्यों अटक गई? कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि बताइए इस बार कितनी ग्रोथ है। आप बहुत बोल रहे हैं, आप विधानसभा में बयान दे रहे हैं, आप मीडिया सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बयान देते हैं। तो ये सब ब्लेम करना, काउंटर ब्लेम करना, ये इनकी आदत है। ये पहले वैसे करते रहे, झूठ बोलना इनकी आदत है, बोलते रहते हैं। तो इसके ऊपर हम सीरियसली ना लिया जाए। लेकिन हाँ, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सीरियस और बहुत सार्थक प्रयास हम सबको मिलकर करने चाहिए। उसमें हमारा सहयोग उनको मिले। हमसे कुछ सलाह मशवरा करना चाहते हैं या हमारे से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी पार्टी है कि अगर कोई सकारात्मक पहल वो करते हैं, उसमें हमारी पार्टी की तरफ से भी उनको बिल्कुल सपोर्ट पूरी मिलेगी। केंद्र सरकार से कोई बात करनी है, केंद्र सरकार की तरफ से आ रहा, कह रहे कि जी भी आपदा में पैसे हैं, खूब पैसे हैं। नड्डा जी पूरा आंकड़ों के साथ आते हैं कि इतने थे, 100 करोड़, हज़ारों करोड़ रुपये यहाँ आया, और उसका क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, अब उनको पता होना चाहिए। अब बजट नहीं है, PWD का बजट नहीं है, एजुकेशन सेक्टर का बजट नहीं, पूरी डिपार्टमेंट खाली हो गए। जिस डिपार्टमेंट में बात करोगे ठेकेदार की पेमेंट पेंडिंग है जी पैसे नहीं है ही, एलोकेशन ही नहीं है, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए पैसे नहीं है, जब आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब आपके पास पेंशन देने के पैसे, डेवलपमेंट के पैसे कहाँ बचेंगे? जो भी सर्वाइवल हो रहा है वो केंद्र सरकार की ग्रांट से हो रहा है, केंद्र जो एलोकेशन होती है स्टैंडर्ड उससे हो रहा है। तो हम लोगों को इसके ऊपर फोकस, अब पावर प्रोजेक्ट चलते खूब इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, ऊपर से GST, और GST की ग्रोथ इनसे पूछे कोई। मेरे टाइम में जब मैं सेक्रेटरी था 2018 में बचा था, तो GST की ग्रोथ 23% थी। उसके बाद भी हमने उसको बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन 23% तो 2018 में इसमें थी। आज इनसे पूछे क्या GST ग्रोथ है? 12-14% से ऊपर GST ग्रोथ नहीं है। हालांकि पोटेंशियल बहुत है। पोटेंशियल कारण क्या है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रही है, सब लोग पेमेंट डिजिटल कर रहे हैं। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि उसको अकाउंट फॉर आराम से किया जा सकता है, आप उसको पकड़ सकते हैं। तो टैक्स के डिपार्टमेंट के हमारे लोगों को ड्यूटी लगानी चाहिए, उनकी अभियान चलाना चाहिए भी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करें, जहाँ टैक्स चोरी हो उसको काउंटर करें। और भी बहुत सारे माइनिंग है, माइनिंग पे फिर वही कुछ नहीं कर रही है सरकार। माइनिंग को अगर प्रॉपर कॉम्पिटिटिव बिडिंग करें, प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट तरीके से माइनिंग करें या स्टोन क्रशर लगवाएं, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता नहीं है कि रेवेन्यू की कमी हमारे प्रदेश में। हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रकृति के हैं, और हम लोग एक आदर्श राज्य और एक विकसित राज्य और पर कैपिटा इनकम में हम पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनने का हम का पोटेंशियल रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ब्लेम है, ये मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। जी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।